हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये क्लास हमारा प्रोग्रामिंग इन सी के रिगार्डिंग है। इससे पहले क्लास में हम हमारी सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग इन सी की सेकंड यूनिट बेसिकली हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर वो भी हमारा हाफ कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वहाँ से लिंक ले सकते हैं और हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि हर किसी लैंग्वेज को यूज़ करने का अपना एक तरीका होता है, अपने उसके एक मेथड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सीक्वेंस की किस टाइप से सीक्वेंस वाइज हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंडीशनल बेस पे हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लूपिंग बेस पे हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। लूपिंग, आइटरेशन या फिर रिपीटेशन, तीनों ही एक ही नाम है। इन टॉपिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सो देखिए अभी नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, देखिए अ क्लॉज ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट मे इटसेल्फ कंटेन अनदर इफ़ स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा क्लॉज जिसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी क्या है, एक और इफ़ स्टेटमेंट हो सकती है। दिस कंस्ट्रक्ट इज़ नोन एज नेस्टेड ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टिंग ऑफ इफ़ स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ एल्स के अंदर भी आपका इफ़ हो सकता है। दैट मीन्स आपका जो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी जो इफ़ कंडीशन होती है, लास्ट हमने प्रोग्राम्स में पढ़ा था कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा जब हम उसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ट्रू की कंडीशन में, ट्रू में जो हमारी कंडीशन होगी वो कहाँ जाएगी, इफ़ के अंदर, और फॉल्स में हमारी कंडीशन कहाँ जाएगी, एल्स में। एल्स का मतलब होता है फॉल्स। अब नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि आपकी जो इफ़ कंडीशन है उसके अंदर भी एक और इफ़ कंडीशन हो सकती है। उसके अंदर क्या हो सकती है, एक और इफ़ एल्स कंडीशन हो सकती है, और जो आपकी एल्स की कंडीशन है, दैट मीन्स जो फॉल्स है, उसके अंदर भी फॉल्स और आपने एंट्री करी है। ठीक है, आपकी कोई भी वैल्यू है जिसकी आपने एंट्री करी है, ये आपकी कंडीशन है। आपने यहाँ पे क्या है, कंडीशन अप्लाई कर दी है कि या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो वो हमारा किसके अंदर जाता है, इफ़ के अंदर, और अगर वो फॉल्स है तो वो हमारा किस में जाता है, एल्स के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर कंडीशन हमारी एल्स है, ठीक है, देखो ये एल्स आई है हमारी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी फॉल है तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसे। देन अगर फॉल्स है तो दोबारा से उसका टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके अंदर इफ़ और एल्स कंडीशन अप्लाई। मीनिंग ये है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, एल्स है, तो एल्स के अंदर भी आपका इफ़ और एल्स हो सकता है। सेम एज इट इज़ ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती थी कि अगर इफ़ है तो इफ़ के अंदर भी दोबारा से क्या है, आपका इफ़ और एल्स हो सकता है। तो नेस्टेड इफ़ का मतलब ये ही है कि जो आपका इफ़ है उसके अंदर भी एक और इफ़ की स्टेटमेंट हो सकती है, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट हो सकती है, या फिर जो आपका एल्स है उसके अंदर भी आपकी एक और इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट दी जा सकती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अब हम इसे समझेंगे। देखिए आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। जो 3 नंबर्स है उनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट है उसको हमें फाइंड करना है। ये तो आपका प्रोग्राम से रिलेटेड हो गया कि आपको पहले जो भी लिखना होता है, ठीक है, टाइप करना होता है अपने प्रोग्राम का। अभी यहाँ पे हमारा इंट डाला है हमने कि हमने 3 इंटीजर यूज़ किए क्योंकि 3 नंबर का हमें ग्रेटेस्ट यूज़ करना है। ABC हमसे पहले ये पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ABC, कि हमसे A और B और C की वैल्यू पहले सबसे पहले हमसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले पूछी जाएगी। उसके बाद आपका स्कैन %D, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि %D हमने किस लिए लगाया है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है। तो %D जो है वो हमारा इंटीजर वैल्यू का साइन होता है, उसके लिए हम %D अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी आपकी फर्स्ट इफ़ कंडीशन है, यहाँ पे पहली इफ़ कंडीशन आई है कि A ग्रेटर देन B। अगर A ग्रेटर देन B है
तो देखिए इफ़ के अंदर अगेन इफ़ को इंक्लूड किया गया है। यही था मेरे कहने का मतलब कि इफ़ के अंदर भी आपका एक और इफ़ और एल्स हो सकता है, और यहाँ देखिए एल्स दिया है आपको, और एल्स के अंदर भी इफ़ और एल्स हो सकता है। यही होती है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया है कि अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो आपको कंडीशन दी गई है कि अगर ए ग्रेटर देन सी है, कि अगर हमारा ए जो बी से बड़ा है, तो हमारा अगर ए हमारा बी से बड़ा हो गया है तो क्या होगा कि फिर ए को टेस्ट किया जाएगा सी के साथ कि वो सी से भी बड़ा है या नहीं है, तभी तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर का पता चलेगा कि 2 नंबर में तो हमने कंपैरिजन कर लिया है। अगर वहाँ पे वैल्यू हमारी ट्रू आती है तो यहाँ पे है कि अगर ट्रू आ गई है तो फिर हम ए और सी का कंपैरिजन करेंगे कि अगर सी भी बड़ा है, अगर ए सी से भी बड़ा है तो ए इज़ ग्रेटेस्ट, अगर नहीं है सी से बड़ा तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, सी इज़ ग्रेटेस्ट। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, कौन सी कंडीशन, फर्स्ट इफ़ वाली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम इस स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, एल्स की पे, और एल्स पे चले जाएंगे तो बड़ा कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे ये यहाँ से एल्स के अंदर जाएगा दैट मीन्स हमारा बी, हमारा इसमें हमारा बड़ा नंबर होगा दोनों में से, तो बी का कंपैरिजन किया जाएगा सी के साथ कि अगर हमारा बी जो है सी से भी बड़ा है, सी से भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो बी इज़ ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज़ ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो टोटल हमारा जो ओवरऑल इसका जो हमारा व्यू है वो ये है कि आपकी जो इफ़ कंडीशन है इसके अंदर भी इफ़ और एल्स हो सकते हैं, और अगर जो आपकी एल्स कंडीशन है उसके अंदर भी आपका एक और इफ़ या फिर एल्स हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एल्स इफ़ लैडर। देखिए एल्स हमारा अगर लैडर के कंडीशन में हो, एल्स जो है इसमें एल्स को CD बोला गया है, ठीक है। एल्स इफ़ लैडर में आप इफ़ को इसके अंदर इंक्लूड ना करें, इसमें सिर्फ एल्स को लैडर बोला गया है कि इस कंडीशन में क्या होगा, अनदर फॉर्म ऑफ नेस्टिंग मल्टीपल इफ्स टुगेदर इज़ बाय यूजिंग द एल्स इफ़ लैडर, इट इज़ चेन, ठीक है। इसे क्या बोला गया, इट इज़ अ चेन ऑफ इफ्स in which the statement associated with each else is an if। इसके अंदर क्या है, इफ़ को चेन बोला गया है, किसकी कंडीशन में, एल्स की कंडीशन में इफ़ की चेन बोला गया है। सो एक आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी गई है जिसकी हेल्प से आपको समझाया गया है, प्लस में आपको वर्बली इसका एक अलग से पैटर्न में बता देती हूँ कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई कंडीशन अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी कंडीशन के अंदर क्या है, 2 हमारी स्टेटमेंट होती है, एक तो हमारा इफ़ का होगा, एक हमारा एल्स का होगा। दैट मीन्स एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, कि जितनी बार अगर आपका फॉल्स आता जाएगा वहाँ पे आपकी दोबारा से इफ़ एल्स आता जाएगा। अगर आपने कोई टेस्ट अप्लाई किया है और वहाँ पे अगर वो फॉल्स आ जाता है, ठीक है, तो दोबारा से उसके अंदर एक और टेस्ट अप्लाई किया जाएगा, फिर वहाँ ट्रू फॉल्स होगा, और अगर फिर से वहाँ फॉल्स आ जाता है तो फिर दोबारा से टेस्ट अप्लाई होगा, और जैसे ही वहाँ ट्रू आता है वहीं पे वो हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। उसी टाइम पे एज इट इज़ हमारी जो स्टेटमेंट है वो वहाँ से बैक ऑफ कर जाएगी, आपका बाहर आ जाएगा निकल के आपका स्टेटमेंट कि वो आपका प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन जितनी बार फॉल्स आएगा उतनी बार उसमें दोबारा से कंडीशन अप्लाई की जाएगी और दोबारा से उसको टेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, एल्स की कंडीशन में एक चेन की तरह, एक लैडर की तरह आगे बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ़ इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका एंड का कोई टाइम नहीं होगा, तो नंबर ऑफ़ इन्फिनिटी तक ये क्या है आपका आगे मूव ऑन करता जाएगा जब तक उसकी पॉसिबिलिटीज़ ना हो, ठीक है। जब तक उस कंडीशन को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ ही ना हो तब तक वो क्या है दोबारा आगे बढ़ता जाएगा, या फिर जब तक वो टाइम पीरियड क्या है वापस से रिपीट ना हो जाए, वो कंडीशन वापस से रिपीट ना हो तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही रिपीटिंग पोजीशन आएगी वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए किस तरीके से कि आपको ये तो कंडीशन बोली गई है कि आपकी ये कंडीशन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, फिर अगर एल्स आता है तो आपकी दूसरी कंडीशन आपको प्रोवाइड कीजिए, अगर दोबारा से आपका एल्स आ जाता है तो फिर आपकी कंडीशन, तो इस तरीके से ये क्या आपका नंबर ऑफ़ इन्फिनिटी तक आपका आगे चलता रहेगा, ठीक है। अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसे समझेंगे किस तरीके से। देखिए आपने कोई स्टेटमेंट डाली है, हमने उसकी एंट्री की है, यहाँ पे क्या है हमारा टेस्ट किया जाएगा। ये हमारी कंडीशन है कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है, तो
तो हमारा ये क्या है, यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 पे हमारा जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रिज़ल्ट फॉल्स में आता है, ठीक है, अगर हमारा रिज़ल्ट किस में आएगा, फॉल्स में आएगा, तो दोबारा से उसे एक और कंडीशन दी जाएगी जिसको उसे अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसमें ट्रू आता है तो फिर ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी फॉल्स आ गया तो फिर से इसे एक और कंडीशन दी जाएगी जिसको अप्लाई किया जाएगा। और अगर इसमें अगेन फॉल्स आता है तो फिर से इसे एक और कंडीशन दी जाएगी, फिर से इसे अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे जैसे ये फॉल्स आता रहेगा दैट मीन्स फॉल्स आता रहेगा, दैट मीन्स एल्स आता रहेगा, ठीक है। जितने टाइम इसमें एल्स आता रहेगा कंडीशन क्या है उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती रहेंगी। जिस टाइम पे इसके अंदर ट्रू स्टेटमेंट आएगी उसी टाइम पे हमारी स्टेटमेंट क्या है, एंड हो जाएगी। आपका जो स्टेटमेंट है उसी टाइम पे एग्जीक्यूट कर जाएगा वहाँ से। लेकिन जितनी बार जब तक ट्रू नहीं आएगा तब तक आपकी कंडीशन क्या है, आगे मूव ऑन होती रहेगी या फिर फॉरवर्ड होती रहेगी। तो इसी को बोला गया है एल्स इफ लैडर, क्योंकि ये क्या है, एक लैडर के फॉर्म में कंडीशन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। होप सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए अभी आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी इसको समझाया गया है। प्रोग्राम ऑफ इलिस्ट्रेट इफ़ एल्स लैडर की, इफ़ एल्स लैडर के लिए आपको एक प्रोग्राम इलिस्ट्रेट करना है, ठीक है। इसमें देखिए आपको टाइम की हेल्प से समझाया गया है कि आपका ये तो आपका स्टार्टिंग का हो गया जो आपको एंटर करना होता है। देन आपने क्या है यहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम के अंदर क्या है हमारा पॉइंट यूज़ होता है, ठीक है, डेसिमल यूज़ होता है। तो इसलिए हमने क्या है फ्लोट यूज़ किया है। फ्लोट वैल्यू इंटीजर वैल्यू उसके अंदर यूज़ नहीं की है, ठीक है। और हम फ्लोट और इंटीजर क्या होता है ये सारा मैं आपको पहले ही वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, सो आप उन वीडियोज़ में जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी जाएगी एंटर द टाइम, कि हमसे टाइम के लिए पूछा जाएगा हमारी स्क्रीन पे कि जो टाइम आप एंटर करोगे आपको उसका रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। देन आपका स्कैन, ये आपका एफ है, देखिए यहाँ पे %f है, यहाँ पे इस टाइम %d यूज़ नहीं किया गया है। लास्ट टाइम के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे उनमें %d यूज़ किया गया था। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करा था, वहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू को पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो पॉइंट्स में जाएगा इसमें, दैट्स वाई यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ की जा रही है, इसलिए यहाँ पे %f साइन का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हमारा यहाँ पे आता है इफ़ कंडीशन, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट इफ़ अप्लाई किया कि अगर हमारा टाइम 0 और 12 के मिड का है, ठीक है, 0 और 12 का है, तो हम क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कि नाइट के 12 o'clock से डे का जो हमारा 12 o'clock होता है उस टाइम तक हमारा गुड मॉर्निंग होता है। कि अगर ये टाइम है तो हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग। देन अगेन हमारे पास है कि अगर ये टाइम नहीं होता दैट मीन्स फॉल्स जाता है। तो फिर अगर हमारा टाइम होता है 12 से 6 बजे के बीच का, तो हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, इस वाली स्टेटमेंट में कि 0 से कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम। तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या है, ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से है कि जब तक आपका टाइम लिमिट ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्राम क्या है, आपकी जो लैडर है वो आगे रिपीट होती जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्विच स्टेटमेंट। देखिए स्विच स्टेटमेंट, स्विच का जैसे कि आपको पता होगा कि स्विच करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, एक चीज़ से जंप कर देना किसी चीज़ को, एक तरीके से जंप करना हम इसको कह सकते हैं कि जंपिंग स्टेटमेंट है एक तरीके से हमारी। देखिए अभी इसके बारे में क्या बोला गया है, सी हैज़ अ बिल्ट इन मल्टी वे decision statement known as a switch that permit virtually any number of branches rather than permitting a maximum of 2 branches। कि स्विच के अंदर क्या है, बहुत सारी हमारी मल्टीपल डिसीजंस होते हैं स्टेटमेंट के, कि हमें बहुत सारी स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जिसमें से हमें डिसीजन लेने होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ब्रांचेस का है वो क्या है, 2 है, लेकिन इनकी कोई रेंज नहीं होती है। इन else if statement the complexity of a program increase dramatically
इफ़ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इंक्रीज, कि इसके जो नंबर क्या है अल्टरनेटिवली क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि इसके नंबर जो है वो अल्टरनेटिवली क्या है इंक्रीज होते हैं, द प्रोग्राम बिकम डिफ़िकल्ट टू रीड एंड फॉलो। तो हमारा जब रीडिंग टाइम है वो बढ़ेगा। सपोज अगर आपको जो प्रोग्राम दिया जाए उसके अंदर 1000 कंडीशन हो, ठीक है, और आपको बीच में से किसी एक कंडीशन को रीड करना हो, तो आपको क्या है स्टार्टिंग से उन्हें रीड करके आना पड़ेगा, फर्स्ट से रीड करना होगा। तो ये क्या है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है कि एक स्टेटमेंट के लिए, एक केस के लिए आप रीड करना पड़ेगा। एट टाइम इवन द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम मे गेट कन्फ्यूज। तो इस टाइम पे क्या होता है, ठीक है, जो प्रोग्रामर होता है दैट मीन्स जो उस प्रोग्राम को रीड कर रहा होता है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी सारी कंडीशंस को या फिर स्टेटमेंट को रीड किस तरीके से किया जाए। एज एन अल्टरनेटिव वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट विच अलाउ अ सिलेक्शन आउट ऑफ सेवरल अवेलेबल ग्रुप। तो इस कंडीशन में स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे ग्रुप में से किसी एक को चूज़ करके रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको 1000 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको उसमें से सिर्फ कोई 1 स्टेटमेंट रीड करनी है, तो विद दी हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट आप सिर्फ उस स्टेटमेंट का नेम डालेंगे या फिर नंबर डालेंगे और आपका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट उसी स्टेटमेंट पे जंप करेगा, उसे रीड करेगा और वहाँ से क्या है बाहर निकल जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। दैट मीन्स वो बाकी के प्रोग्राम्स को जो एक्स्ट्रा पीछे रह गए हैं या फिर जो एक्स्ट्रा आगे रह गए हैं उनको रीड नहीं करेगा, सिर्फ मेन प्रोग्राम को रीड करेगा जो हमें रीड करना है। द डायरेक्शन ऑफ द ब्रांच taken by the switch statement is based on the value of any int variable or expression. These variable और expression is placed in parenthesis, कि जो भी ये आपके स्टेटमेंट होती है यानी जो भी आपको स्टेटमेंट रीड करनी होती है आपको उसको किस में के अंदर उसको आपको एंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल कि जो स्विच होता है ना इसमें हम केसेस अलाउ करते हैं, केस लिखे जाते हैं इसमें हमारे कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा स्विच है, यहाँ पे हमने अपने स्विच कंडीशन डाल दी है, मान लीजिए मैंने स्विच कंडीशन डाली है 5, ठीक है, दैट मीन्स मुझे केस नंबर रीड करना है 5 और यहाँ पे आपको केसेस प्रोवाइड किए गए हैं, ये होते हैं डिफ़ॉल्ट। दैट मीन्स इनका कोई एंड नहीं होता है, लाइक जैसे हमारा लैडर था कि n नंबर तक होता है, तो इस तरीके से हमारे केस कितने भी हो सकते हैं कि 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो मुझे केस नंबर रीड करना है 5, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा प्रोग्राम है ना वो इस केस को भी रीड नहीं करेगा, इसको भी रीड नहीं करेगा, नंबर 3 को भी रीड नहीं करेगा, 4 को भी रीड नहीं करेगा, डायरेक्ट किस पे जंप कर जाएगा, नंबर 5 केस पे जंप कर जाएगा, उसको रीड करेगा और वहाँ से क्या है बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, स्विच कंडीशन में नहीं डालती हूँ, तो वो क्या है एक एक करके सारे स्टेटमेंट को रीड करेगा। पहले फर्स्ट को रीड करेगा, देन वो सेकंड को रीड करेगा, फिर वो थर्ड को रीड करेगा, फिर वो फोर्थ को रीड करेगा, फिर वो 5th नंबर को रीड करेगा और उसको रीड करने के बाद भी आगे जितनी स्टेटमेंट या फिर केस होंगे उन्हें रीड करेगा, उसके बाद वो बाहर आएगा, अदरवाइज़ वो बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्विच की हेल्प से हम डायरेक्ट उसी पर उसे क्या है जंप करा देते हैं। जैसे लाइक आपका क्लासेस का होता है कि आपको क्या है स्कूल के अंदर 12th तक अपनी कंप्लीट करनी ही करनी होती है, तो आप क्या है जंप करते हो ना कि अगर आपको 3rd 4th नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट 5th में जंप कर जाते हो कि 5th जंप कर लिया तो 3rd 4th हमें क्या है रीड ही नहीं करना पड़ा है। अगर जंप नहीं करते तो पहले हमें 3rd स्टडी करना पड़ता, फिर 4th स्टडी करना पड़ता, उसके बाद हम 5th स्टैंडर्ड में पहुंचते। लेकिन अगर हम जंपिंग कंडीशन को अप्लाई करते हैं, स्विच स्टेटमेंट लेते हैं, तो डायरेक्ट हम 5th क्लास में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आपको इसको समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। देखिए कि आपकी ये एक एंट्री है, दैट मीन्स आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी स्विच कंडीशन है कि अगर आपको कोई भी स्विच कंडीशन दी गई है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कि अगर आपने स्विच कंडीशन नहीं डाली है तो आपका क्या होगा, पहले आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर इसको रीड किया जाएगा, देन ये नेक्स्ट पे पहुंचेगा, देन नेक्स्ट पे पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट पे। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन डाल दी है तो डायरेक्ट क्या है उसी कंडीशन पे जंप करेगा। लाइक मैंने 3rd डाला है तो डायरेक्ट ये मेरा किसको रीड करेगा, स्टेटमेंट नंबर
थर्ड को रीड करेगा डायरेक्टली, स्टेटमेंट थर्ड को रीड करेगा और रीड करने के बाद यहाँ से क्या है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वो क्या है, इसको आगे तक रीड करता रहेगा नंबर ऑफ n टाइम्स, या फिर डिफ़ॉल्ट जो भी हमारे इसके अंदर टाइम दिया है तो उसको उस टाइम तक रीड करता रहेगा। यहाँ पर आपको केस चॉइस, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया है, चॉइस है दैट मीन्स आपके जो पैरेंथेसिस के अंदर आपका केस डालना होता है कि आपको कौन से केस को रीड करना है। तो आपको यहाँ पे अपना केस नंबर डालना होता है इन अ इंटीजर फॉर्म, फिर आपका स्विच क्या है, क्या करता है, डायरेक्ट उसी पे जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका द गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट क्या होगा, किसी भी काम को करने के लिए हमारा एक गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है कि दैट मीन्स गो टू के अंदर आप जिस स्टेटमेंट का नेम लिख दोगे। ठीक है, तो जैसे आपका स्विच के अंदर था कि आपने स्विच के बाद केस डाल दिया, तो जो केस नंबर आपने डाला है वो डायरेक्ट उसी पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो गो टू भी एक तरीके से हमारा जंपिंग ही स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर जंपिंग स्टेटमेंट क्या है, जैसे आप कुछ भी इसके अंदर नेम डाल देते हो। ठीक है, गो टू के साथ आप जो भी नेम डालोगे आपके प्रोग्राम के अंदर वो नेम जहाँ भी होगा आपका प्रोग्राम डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर जाएगा। सपोज़ आपने इसमें यहाँ पे जैसे हमारा ये गो टू लेबल है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसकी जगह पे AB डाल दिया, ABC डाल दिया, तो आपके प्रोग्राम में जहाँ भी ABC लिखा होगा ना, आपका ये जो प्रोग्राम है डायरेक्ट उसी को रीड करेगा, डायरेक्ट दैट मीन्स उस पर जंप कर जाएगा। XYZ कोई भी आपका नेम है, ठीक है, जो भी आपका नेम है प्रोग्राम में, कोई भी नेम है या कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो जो आप गो टू के साथ जिस चीज़ को यहाँ पर डाल दोगे, मेंशन कर दोगे, आपका प्रोग्राम उसी वर्ड पे, उसी सेंटेंस पे चला जाएगा। गो टू दैट मीन्स वहाँ पर वो चला जाएगा, उसके बीच में जो भी केसेस आएंगी या जो भी कंडीशन आएंगी, स्टेटमेंट आएंगी, वो उन्हें रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा स्विच का सिमिलरली है। तो देखिए इसको रीड करते हैं। द गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू अल्टर द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, यानी किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी पार्ट को, किसी एग्जीक्यूशन के पार्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके पार्ट का क्या है, ट्रांसफ़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सी सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट टू ब्रांच अनकंडीशनली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द प्रोग्राम, यानी एक पॉइंट से किसी और प्रोग्राम पे इसको एग्जीक्यूट करने में सी इसकी सपोर्ट करता है। और इसको राइट किया जाता है किस तरीके से, इस तरीके से, गो टू लेबल करके। लेबल दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, XYZ जो भी आपका नेम है, जहाँ भी आपको स्टेटमेंट पे जाना है, बट उसके पहले आपको गो टू लिखना पड़ेगा। तो हमारा मतलब है कि जिस भी वर्ड के सामने आप गो टू लिख दोगे, आपकी कंडीशन वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम रीडिंग सीक्वेंस जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये हमारे दो तरीके से हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाया गया है और एक आपको क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन का समझते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। देखिए आपने एक एंट्री डाली है, ठीक है, ये हमारी एंट्री है। तो इसके बाद हमारी ये बहुत सारी बीच के अंदर ना इसकी मिड में स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है गो टू लेबल। क्या डाला है, गो टू लेबल। तो लेबल कहाँ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे लेबल है। अभी इस पॉइंट पे यहाँ पे लेबल है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि जो हमारी बीच में ये स्टेटमेंट आई है, ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। उसके लिए एक तरीके से ये क्या हो चुकी है, इरेज हो चुकी है, इनविजिबल हो चुकी है। हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट किस पे ट्रांसफ़र कर जाएगा, लेबल की तरफ हमारा। ठीक है, लेबल के ऊपर चला जाएगा हमारा प्रोग्राम, डायरेक्ट ही गो टू लेबल डाला है तो किस पर मूव ऑन कर जाएगा, लेबल की स्टेटमेंट पे मूव ऑन कर जाएगा। और उसके बाद आगे की जो हमारी स्टेटमेंट है उसको रीड करेगा, देन ख़त्म हो जाएगा। देखो स्विच के अंदर तो क्या था कि लाइक आपने कंडीशन नंबर आपने जो चूज़ किया है, स्टेटमेंट 5 चूज़ किया है, ठीक है, तो सिर्फ उसी को रीड करता था, उसके बाद वो क्या है, ख़त्म हो जाता था वहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि जो वर्ड पे आपका चला गया है उसके बाद आपकी जितनी भी स्टेटमेंट है वो उनको रीड करेगा, देन वहाँ पे जाके वो ख़त्म होगा। जैसे आपने गो टू लेबल डाल दिया है तो लेबल पे तो वो ट्रांसफ़र कर जाएगा,
गो टू लेबल और लेबल के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट है वो उन्हें रीड नहीं करेगा, लेकिन लेबल के बाद जो स्टेटमेंट है उन्हें वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद देन वो फिनिश होकर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन स्विच के अंदर ऐसा नहीं करता था, स्विच में जो केस डाला है सिर्फ उसी को रीड कर कर क्या निकल जाता था, बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड की, आगे की तरफ हमने रीड करा है, ठीक है। अब ये बात आती है हमारी बैकवर्ड की। देखिए यहाँ पर आपने पहले एंट्री डाली है, यहाँ पर आपका लेबल डाला है, स्टेटमेंट डाला है, देन आपने एंड में जाके गो टू लेबल डाला है, ठीक है। जब हमने गो टू लेबल डाल दिया ना, गो टू डाल दिया और इसके आगे लेबल डाल दिया, तो ये वापस से क्या है, पीछे चला जाएगा, दैट मीन्स इस वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा और फिर से इन्हें रीड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर बैकवर्ड कंडीशन में डालते हो कि दैट मीन्स आपको दोबारा से उन चीज़ों को रीड कराना है, तो हम गो टू का यूज़ करते हैं। जहाँ गो टू का यूज़ करोगे वहाँ वो क्या है, वापस चला जाएगा और फिर से उन्हें रीड करना स्टार्ट करेगा, फिर से सारे प्रोग्राम को एक एक कर रीड करेगा। तो इस तरीके से इसको क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है आपका इसके साथ हमारा, ठीक है। आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लूप। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।